नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं हूँ आपके साथ इंदु चौधरी। आईपीओ बाज़ार में एक के बाद एक बड़े-बड़े आईपीओज़ आते जा रहे हैं और इस हफ्ते 2 बड़े आईपीओज़ आने वाले हैं जिनका इंतज़ार किया गया। अब दोनों ही आईपीओ, एक यूटीआई एएमसी का आईपीओ और दूसरा मझगाँव डॉक का आईपीओ 29 सितंबर को खुलने वाला है, यानी मंगलवार से ये दोनों ही आईपीओ बाज़ार में आने वाले हैं और 1 अक्टूबर तक मतलब 3 दिनों तक ये आईपीओ खुला रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। अपनी हम बात करने वाले हैं मझगाँव डॉक आईपीओ की और हमने मैनेजमेंट से भी बात की है। पर पहले बेसिक डिटेल्स क्या है इस आईपीओ की, ये आपको बता देती हूँ। ये आईपीओ जैसे मैंने बताया 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच खुला रहेगा। प्राइस बैंड पर नज़र डाल लेते हैं, तो यहाँ पर प्राइस बैंड कंपनी ने 135 से 145 रुपए प्रति शेयर तय किया है। मिनिमम बिड 103 शेयरों का चुना गया है। इसके अलावा जो इशू साइज है वो 444 करोड़ रुपए की तय की गई है। और कंपनी क्या करती है, कंपनी की आगे योजनाएं क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, डिविडेंड क्या मिलेगा अगर आप इसमें निवेश करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशंस हमने जानने की कोशिश की। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मिस्टर नारायण प्रसाद, सीएमडी मैज़गाँव डॉक और संजीव सिंगल, डायरेक्टर फाइनेंस एंड सीएफओ इस कंपनी के। हम दोनों ही हमारे साथ बैठे हैं। पहले आपको बता दूं कि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी वो मिस्टर संजीव सिंगल ही हैंडल करेंगे और उनसे हम ये सवाल पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि 444 करोड़ का आईपीओ कंपनी लेकर आ रही है। काफी पुरानी कंपनी है और इस कंपनी के बारे में सीधे मैनेजमेंट से जानते हैं कि आखिर कंपनी क्या है, क्या करती है, आईपीओ लाने का पर्पस क्या है। तो मिस्टर प्रसाद, आप प्लीज हमें बता सकते हैं कि क्यों अब ये आईपीओ लाया जा रहा है और फंड को किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा? नमस्कार, धन्यवाद। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे अपने कंपनी की क्रेडेंशियल प्रेजेंट करने का मौका दिया जा रहा है। इट इज एन आईपीओ ऑफ अबाउट 3.02 crores equity shares of face value ₹10 each, and it is to be distributed in the ratio of 50% for QIB, 35% for retail investor, and 15% for non-institutional investor. The price band has been fixed at about ₹135 to 145 per share of face value of ₹10 and bid lot of size 103. A public offer would open on 29th of September and close on 1st of October. Employee reservation constitute 0.17% of the post-issue share of the company and no discount for retail investor or employees being conceived. और मैं आगे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मझगाँव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड हिंदुस्तान की सबसे पुरानी शिपयार्ड में से एक है। इसकी इंसेप्शन 1774 में हुई थी, इनकॉर्पोरेशन 1934 में एंड टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1960 में। यह हिंदुस्तान की अकेली एक शिपयार्ड है जिसमें इनकी दक्षता है एक डिस्ट्रॉयर क्लास जहाज बनाने की, फ्रिगेट क्लास जहाज बनाने की एंड जो कन्वेंशनल पनडुब्बियां हैं उसको निर्माण करने की। तो ये पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ अकेली इस किस्म की एक शिपयार्ड है और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में ये एक 9th शिपयार्ड है जो इस तरह की प्रोडक्ट रेंज करती है। जैसा मैं बताना चाहूँगा कि ये इसकी जो एक मिनी रत्ना स्टेटस 1 इसको कॉन्फर करी गई थी 2006 में और जो रिसेंट डिलीवरीज हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो हमारे 15 अल्फा की जो जहाज़ें हैं वो हमने 3 जहाज़ें डिलीवर करी है। आईएनएस कोलकाता 2014 में, कोचीन 2015 में, चेन्नई 2016 में और जो पनडुब्बियां हैं वो कलवेरी एंड खंडेरी 2017 में और 2019 में। ये हमने आज तक करीब 796 वेसल्स डिलीवर करी हुई है जिसमें से करीब 25 जहाज़ें हैं और 4 पनडुब्बियां हैं। हमने सबसे पहली जो जंगी जहाज़ है वो हमने 1972 में, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आईएनएस नीलगिरी वो हमने डिलीवर किया था और जो पहली पनडुब्बी है वो 1992 में। जहां तक कमर्शियल सेक्टर की बात होती है हमने आज तक 631 जहाजें डिलीवर कर चुके हैं जिसमें
इनकी इनमें अगर हम बांटा जाए तो कार्गो शिप्स, सप्लाई वेसल्स, वाटर टैंकर्स, टग्स, ड्रेजर्स, फिशिंग ट्रॉलर, बार्जेस, ये सभी शामिल हैं। इनके अलावा हमने करीब 63 ऑफशोर प्लेटफॉर्म, 3 प्रोसेस प्लेटफॉर्म्स एंड 2 जैकब रिग्स भी डिलीवर किए हैं। इनमें इन सभी चीजों में से करीब 243 इस किस्म की वेसल्स हैं जिसको हमने दूसरे देशों में भी निर्यात किया है, जैसे मेक्सिको, फ्रांस, यूके, सिंगापुर, ईरान, येमेन, मोजाम्बिक एटसेट्रा। आज की तारीख में मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के पास एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। हमने इंडिजिनाइजेशन के तहत बहुत अच्छे प्रयास किए हैं और इनकी जो सफलता है वो हमें मिल रही है। इंडिजिनाइजेशन बहुत ही अच्छा हो रहा है। यहाँ पे हमारी बहुत ही सुंदर रोबस्ट ऑर्डर बुक है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, और हमारे जो सीनियर मैनेजमेंट हैं वो काफी एक्सपीरियंस है, भारतीय नौसेना से ताल्लुकात रखते हैं और इनकी करीब 18 साल से 36 साल का तजुर्बा है। हमारे पास एक कंटेम्प्रेरी एंड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज है और हमारी जो सर्टिफिकेशन है वो 9001, 14001 और 18001 से हम सम्मानित हैं। हमने अपनी शिपयार्ड की जो एक मॉडर्नाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड किया हुआ है और इसकी वजह से हमारी जो जहाज और पनडुब्बी निर्माण करने की जो क्षमता है उसमें काफी इजाफा हुआ है। आज की तारीख में हम एक साथ करीब 8-10 जहाजें बना सकते हैं और 11 सबमरीन, और जैसा मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमारी जो ऑर्डर बुक है उसके हिसाब से अभी हम 8 जहाजें बना रहे हैं और 4 सबमरीन बची हुए डिलीवर करने के लिए। तो हमारे पास काफी कैपेसिटी है और भी जहाजों को बनाने के लिए। हम एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि हम डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं, अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम को मॉडिफाई करने के लिए एक्सपोर्ट की तरफ हम जा रहे हैं और रिफिट में हम काफी ध्यान लगा रहे हैं। तो जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक एक्सपोर्ट का मामला है तो हम बहुत सारे देशों के साथ संबद्ध हैं भी इन चीजों के बारे में, और अफ्रीका जैसे घाना, नाइजीरिया, सियरा लियोन, कैमरून, मिडिल ईस्ट, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूरोप, पोर्चुगल, बांग्लादेश, साउथ अमेरिका, इन सभी देशों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और इन देशों में निर्यात की काफी संभावनाएं दिख रही है। इनमें से फ्लोटिंग डॉक, फिशिंग ट्रॉलर, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, फास्ट पेट्रोल वेसल्स एंड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट एंड एंकर हैंडलिंग टग्स, इन चीजों की काफी संभावनाएं दिख रही है। और हमने अर्जेंटीना जैसे देश को भी करीब 1000 करोड़ की एक बिड सबमिट करी हुई है उनके कोस्ट गार्ड के लिए। तो हमारे जो निर्यात की भी काफी संभावनाएं हैं। नो एज रिगार्डिंग जहाजों की जो हमारी निर्मात, उनकी जो मरम्मत और उसकी जो रिफिट करने की एक जो इकाई हमने स्थापित करी हुई है, उसके तहत आज के तारीख में हमारी जो एक पनडुब्बी है INS शिशुमार, उसमें हम करीब 1300 करोड़ की एक काम कर रहे हैं और आगे भविष्य में भी भारतीय नौसेना की जो जितनी भी जहाजें हैं और जो कोस्ट गार्ड की जहाजें हैं, इनकी भी मरम्मत की जब भी हमें मौका मिलेगा हम उसमें जरूर शामिल होंगे। आज की तारीख में ये एक बहुत ही फाइनेंशियली साउंड कंपनी है, हमारे पास 0 डेट्स हैं और हमारी जो आज की तारीख में जो ऑर्डर बुक है वो करीब 54,700 करोड़ के करीब है। और आने वाले कुछ सालों में जो हमारे जो ऑर्डर बुक्स होने की जो संभावना मुझे दिख रही है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 6 in number न्यू जनरेशन मिसाइल वेसल्स, 6 in number न्यू जनरेशन OPVs, ये तकरीबन करीब 17-18 हजार करोड़ की लागत में बनने की संभावनाएं हैं। और इनके अलावा 7 in number न्यू जनरेशन कॉर्वेट्स, 6 in number हाई स्पीड लैंडिंग क्राफ्ट, 1 in number पोलर रिसर्च वेसल, 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स, 4 मल्टीपर्पज वेसल्स, 1 in number सर्वे ट्रेनिंग वेसल्स। इनके अलावा जो हमारी जो कोस्ट गार्ड है उनके भी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे फास्ट पेट्रोल वेसल एंड एयर कुशन वेसल्स। तो इन सभी चीजों की उम्मीदें काफी हम लगाए बैठे हुए हैं। और जहां तक बिग टिकट्स आइटम्स हैं, जैसे कि आज की तारीख में आप सुन रहे होंगे P-75I एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम फिटेड सबमरीन्स, कन्वेंशनल सबमरीन्स, ये भी हमारे देश की जो एक और हमारी नौसेना की जो एक मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान है उसके तहत
इनके पास एक प्लान है 6 पनडुब्बियां बनाने का, और इन 6 पनडुब्बियों की जो लागत आने की संभावना जो दिख रही है वो तकरीबन 45,000 करोड़ है। और साथ में 6 डिस्ट्रॉयर्स, न्यू जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स, जो हमारी सबसे बड़ी जो डिस्ट्रॉयर बनेगी, उनकी भी 6 नंबर उनकी डिमांड आने की संभावना है, और इनकी लागत करीब 50,000 करोड़ होगी। और जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड अकेला एक ऐसा शिपयार्ड है जिसने कभी भी देश के लिए डिस्ट्रॉयर एंड कन्वेंशनल सबमरीन्स का निर्माण किया हुआ है। तो जहां तक हमारा सवाल होता है, हम एक बहुत ही सक्षम दावेदार हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए, और आपके जो फाइनेंशियल क्वेश्चंस हैं वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। जिस तरह से आपने ऑर्डर बुक की बात की है, संजीव सर से समझना चाहूंगी कि मोस्टली जो आपके ऑर्डर्स है वो डिफेंस से ही रिलेटेड है। तो अब यहाँ से अगर हम डिफेंस को हटा दिया जाए तो उस ऑर्डर बुक में और कितना प्रोपोर्शन किस किस सेक्टर्स को है, आप और किन और कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं इस सेक्टर से रिलेटेड हुए, और ऑर्डर बुक में वो कितना जो उनका हिस्सा है वो अभी जो हमारा ऑर्डर बुक है 54,000 करोड़ का, ये सारा नेवी से ही है, इसमें दूसरा किसी सेक्टर का नहीं है। बट जो अभी सीएमडी साहब ने अभी ब्रीफ किया कि वी आर ऑल्सो टारगेटिंग एक्सपोर्ट मार्केट में जो नंबर ऑफ कंट्रीज को टारगेट किया है, जिसमें हमने अर्जेंटीना में 1,000 करोड़ का बिड सबमिट भी किया है। बट बाय एंड लार्ज मेरा मेजर कस्टमर इंडियन नेवी ही रहते हैं। जो P-75I प्रोजेक्ट है पनडुब्बी का, वो भी इंडियन नेवी का है। जो नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स हैं बिग टिकट ऑर्डर के हिसाब से, वो भी इंडियन नेवी का ही है। जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के लिए हमने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स के लिए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बेसिकली इंडियन नेवी के ही ऑर्डर्स रहते हैं। ओके, तो सर यहाँ पर अगर हम आपके बैलेंस शीट को देखें तो उसमें जो रेवेन्यू है उसमें तो हम देख रहे हैं कि एक स्टडी इंक्रीज देखने को मिलता है, लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें अगर देखा जाए तो FY19 में FY18 के मुकाबले गिरावट देखने को मिली है। जो FY20 है वो 477 करोड़ रुपीस का है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को लेकर आपको क्या कहना है कि इसमें आप क्या कोई चैलेंज देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, इसमें कोई चैलेंज का बात नहीं है। एज फार एज FY20 में जो हमारा प्रॉफिट डिप किया है वो एक वन टाइम हिट है इनकम टैक्स का 160 करोड़ का। Okay. जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट 35% से 25% हुआ, उसमें पहले हम लोगों ने प्रोविजन क्रिएट किया हुआ था LD के लिए, जिसके करस्पॉन्डिंग एक डेफर्ड टैक्स एसेट्स होते हैं। जो डेफर्ड टैक्स एसेट्स हमने क्रिएट किया था उस वक्त का प्रिवेलिंग इनकम टैक्स रेट पर 35% पर। बट जब हम लोग 25% रिजीम में माइग्रेट किए तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट को राइट डाउन करना पड़ा 25% के ऊपर। तो ये एक वन टाइम एवरेशन है जो कि FY20 के लिए यूनिक था। इनफैक्ट कंसिडरिंग दैट कि अभी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट हैज कम डाउन फ्रॉम 35% क्लोज टू 35% टू 25%, इसका एक सब्सटेंशियल गेन हमको आगे जाने वाले सालों में मिलेगा। इसके अलावा FY20 में हम लोगों ने एक एक्सेप्शनल एक्सपेंडिचर बुक किया था करीब 12 करोड़ रुपए का, जो ऑन अकाउंट ऑफ कोविड था, जो मार्च के महीने में प्रोडक्शन सफर किया था। तो ये दो फैक्टर जिन्होंने FY20 के प्रॉफिट को थोड़ा हिट किया था, बट दीज वर रेस्ट्रिक्टेड टू FY20 ओनली। तो इसका आगे जाकर के कोई असर नहीं है। आगे जाकर के मेरे को इसका बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो लोअर इनकम टैक्स है। ओके, प्रसाद सर आपसे समझना चाहूंगी कि कोविड का आपके बिजनेस पर क्या असर देखने को मिला है, और अगर ऐसा है तो इसके आप आगे आप किस तरह से देखते हैं कंपनी की ग्रोथ को, कैसे आप इससे ओवरकम कर पाएंगे? कोविड सिचुएशन जो मुंबई में बनी है, और खासकर जहां पर हम स्थापित हैं यहाँ पे मुझगांव में, तो शुरुआती दिनों में हमें थोड़ा कष्ट जरूर महसूस हुआ, क्योंकि हमारी जो शिपयार्ड है वो करीब 23 मार्च से लेकर के 6 जून तक हमें कंप्लीट लॉकडाउन करना पड़ा। एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ करके अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को बंद करना पड़ा। पर जैसे जैसे यहाँ पे आने जान आवागमन की जो सुविधाएं हैं, जैसे लोकल ट्रेन हैं, बेस्ट बसेस हैं, इन सभी चीज़ों की जब शुरुआत धीरे धीरे करी गई है, तो हम अपनी प्रोडक्शन की तरफ पूरी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और जैसा आपको हमारे डायरेक्टर फाइनेंस ने बताया है कि थोड़ा सा हमें हिट हुआ है, पर जो आगे आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है,
हम उसमें इन सारे लॉसेस को पकड़ेंगे और जरूर पहले तो अभी के साल में जो जितने भी हिस्से बचे हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर की, हम फिलहाल अबाउट 55 to 60% प्रोडक्शन में हम आ गए हैं। और जहां तक नौसेना का सवाल है, हमने जितने भी कमिटमेंट उनको दे रखी थी कि हमने ये पनडुब्बियां देनी है, डिलीवर करनी है, ये जहाज हमने डिलीवर करनी है, whatever timelines have been given, we are fully committed to deliver them as per the schedule despite this pandemic। इस पैंडेमिक की वजह से हमें सरकार की तरफ से 4 महीने की एक गवर्नमेंट की दी हुई फोर्स मेजर सिचुएशन है जो हमारे ऊपर भी लागू होती है, और इसका जो एक इफेक्ट है वो हमने अपने जो सप्लायर्स हैं हिंदुस्तान से जो हैं, जो विदेशों से हैं, उनको भी पास किया हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये आश्वासन देना चाहूँगा कि हमारी जो 2021 है इस फिस्कल ईयर में थोड़ा इफेक्ट जरूर आएगा, क्योंकि जहाँ तक मुंबई की सिचुएशन है वो अभी भी पूर्ण रूपेण सुधरी नहीं है और अभी भी काफ़ी कोविड सिचुएशन बढ़ी हुई है। लेकिन हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में 21-22 में हम पूरे स्टेटस में आ जाएंगे और इसमें जो लॉसेस हुए हैं उसको भी हम पकड़ लेंगे। और जैसा मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि हमारी जो ऑर्डर बुक है करीब 54,700 करोड़, 56,700 करोड़, इसको हम लोग करीब आगे आने वाले 7 से 9 साल में इसको हम डिस्चार्ज करने वाले हैं। तो हमारे पास काफ़ी वक्त है। ये लॉस जरूर हुआ है, बट we are very confident that we should be able to catch up with them and outperform the trends which we have। इसके अलावा मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इसमें, कोविड को लेकर के प्रैक्टिकली कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो कि पूरी तरह से अछूती है। या तो इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है कुछ सेक्टर्स में, एंड कुछ सेक्टर पर्टिकुलरली जो ब्रिक एंड मोर्टार सेक्टर जिनको कहते हैं, उसमें प्रोडक्शन को लेकर के थोड़ा सेटबैक जरूर हुआ है। बट एमडीएल इसकी तरफ पूर्णतया जागरूक था एंड बहुत सारे हमने स्टेप्स लिए लॉकडाउन के दौरान भी, जो वर्क फ्रॉम होम एक सिक्योर नेटवर्क प्रोवाइड करना अपने एम्प्लॉयज को, पर्टिकुलरली डिफेंस कंपनी होने के नाते हम लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को सिक्योर नेटवर्क प्रोवाइड किया एंड जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल फंक्शंस थे उसको हमने ट्राई किया कि वो पूरे सुचारू रूप से चलते रहें, उसमें किसी तरह का, तो उसका डिविडेंड भी अभी हमको मिलेगा कि ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड हमारी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होने के बाद में भी जितनी कमर्शियल एक्टिविटीज थी वो सब सुचारू रूप से चलती रही। ऑर्डर प्लेसमेंट वगैरह ये सब ठीक उसी पेस पर चलता रहा। अभी हमारे बेसिन ट्रायल्स एक जहाज के शेड्यूल अक्टूबर एंड में, नवंबर मिडिल तक हमारे बेसिन ट्रायल शेड्यूल हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी शेड्यूल के हिसाब से होंगे। एक पनडुब्बी का डिलीवरी भी नेवी को ड्यू है जो इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआती महीनों में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो एफर्ट्स पूरे हैं एंड जितना भी कोविड का जो भी इम्पैक्ट आया है इसको विल बी एबल टू मोर देन मेक इट अप इन द कमिंग ईयर्स। प्रसाद सर, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मेरा ये है कि आप जो आपका बिजनेस है वो मोस्टली वेस्टर्न साइड में है, तो क्या आप इंडिया के बाकी साइड में भी अपने इस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ भी और जो फैसिलिटीज है उनको सेटअप करना चाहते हैं, ऐसा कोई प्लान है? सबसे पहले मैं ये बताऊं कि हमारे पास जो बिजनेस वर्टिकल्स है वो है हमारे पास कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन्स, ये 2 वर्टिकल्स हैं। और जहाज की जो एक मरम्मत करने की एक सेक्टर यूनिट होती है वो भी हमारा एक वर्टिकल है। हमने इसके साथ एक निर्यात की तरफ भी एक अनदर वर्टिकल खोलने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम काफी सक्षम हैं। और जैसा मैंने आपको शुरू में बता दिया कि हमें अच्छे संकेत मिल रहे हैं इन देशों से, जहां पर भी हमने अपने बिड सबमिट किए हैं। जैसा मैंने बोला, अर्जेंटीना, उनकी जो कोस्ट गार्ड है उनको ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की जरूरत है, फॉरेन नंबर, और वो करीब 1000 करोड़ की लागत पे हमने एक बिड भी सबमिट किया हुआ है। और हम काफी जागरूक, हम काफी उसकी तरफ वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी शुड बी एबल टू गेट दैट ऑर्डर इफ एवरीथिंग प्रिवेल्स द राइट वे। नाउ हमारे पास करीब 10 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर एक 37 एकर्स की एक जमीन है, एक ग्रीनफील्ड शिपयार्ड बनाने का हमारा प्लान है, जिसको हम लोग नावा बोलते हैं, नावा यार्ड। वो बिल्कुल नावासवा पोर्ट, जो मुंबई की दूसरी पोर्ट है, डीप वाटर पोर्ट है, वहां पर हमारी जमीन है। और हम इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए जहाज निर्माण की, पनडुब्बियों के निर्माण की, उनकी ड्राई डॉकिंग करने की जो बातें हम कर रहे हैं, तो एक अलग में एक हमारी जमीन है और हम वहां पर वो इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं,
जहां पर एक अच्छा सा शिपलिफ्ट बनाया जाएगा, एक ड्राडॉक शिपलिफ्ट या ड्राडॉक, और उनसे संबंधित जितने भी गोलियत क्रेन है, वर्कशॉप्स हैं, मशीनी शॉप्स हैं, स्टोर रूम्स हैं, वो सब हम बनाएंगे। और इसकी वजह से हम अपनी जहाज निर्माण करने और सबमरीन निर्माण करने की क्षमता में इजाफा होगा। ठीक है। संजीव सर, एक सवाल ये कि जैसा आपने बताया कि डेट फ्री कंपनी है ये, पर आपका ऑपरेशनल डेट इस वक्त कितना है? और दूसरी बात ये कि अब जो मोस्टली ऑर्डर्स है, ये एक कंसर्न जो बताया जा रहा है कि जो मोस्टली ऑर्डर्स है वो सब डिफेंस सेक्टर से ही आते हैं, तो क्या कंपनी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है अपने ग्रोथ और इनकम के लिए डिफेंस सेक्टर में? और अभी के ऑर्डर बुक को आप कह रहे हैं कि आगे 9-10 सालों के लिए कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या जो ड्यूज है सारे गवर्नमेंट से, MOD के एंड से, वो सब कुछ क्लियर हो चुके हैं? जहाँ तक ड्यूज का सवाल है, टोटल आप सिनेरियो देखेंगे या टोटल ऑर्डर बुक के हिसाब से या टोटल रेवेन्यूज के हिसाब से हमारा ड्यूज कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं रहा। आज की डेट में भी करीब 1500 करोड़ के करीब है जो नेवी से ड्यू है, बट वो एक अकाउंटिंग बुक एंट्री है। जहाँ तक पेमेंट्स का सवाल है, पेमेंट्स हमारा कंपनी जीरो डेट कंपनी है, कैश सरप्लस कंपनी है। नेवी के ऊपर में डिपेंडेंस होकर के भी एक सिंगल कस्टमर होने के बाद में भी अगर ये पोजीशन है, तो ये पोजीशन अपने आप में रिफ्लेक्ट करती है कि पेमेंट्स को लेकर के कभी भी कोई इशू नहीं है। आगे जाने से भी, जहाँ तक आपने इसको कहा कि वीकनेस वाली बात कहा, पर मेरे को लगता है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है कि हम जो बनाते हैं वो भारत में और कोई भी नहीं बनाता। और आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम के अंतर्गत जितना एम्फेसिस है इस टाइप के सारे इक्विपमेंट, सारी शिप्स, सबमरीन्स इंडिया में बनाने का, तो उसमें ये अपॉर्चुनिटी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के लिए। जो डिस्ट्रॉयर्स सिर्फ हम लोग बनाते हैं और कोई नहीं बनाता, कन्वेंशनल सबमरीन सिर्फ हम बनाते हैं और कोई नहीं बनाता, तो ये रिक्वायरमेंट्स नेवी के डेफिनेटली हैं। और इसमें मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा सक्षम और कोई भी नहीं, किसी और ने बनाए भी नहीं आज तक। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पेश करता है हमारे लिए, एक कंटिन्यूड रिलेशनशिप नेवी के साथ में। एंड जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और आगे जो संभावनाएं दिखती हैं, मुझे नहीं लगता कि एज फार एज फंडिंग इज कंसर्न या कैश प्रोविजनिंग इज कंसर्न, इसमें कोई मेजर इशू रहेगा। ओके, तो सर फंडिंग की आप बात करें, कंपनी को फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पैसा आप रेज करेंगे IPO के थ्रू, वो पूरा OFS का अमाउंट जो है वो तो गवर्नमेंट के पास ही जाने वाला है डिसइन्वेस्टमेंट पर्पस के तहत। डिसइन्वेस्टमेंट का पर्पस यही है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टैप द मार्केट एंड रियलाइज वैल्यू फ्रॉम द कंपनी। इनफैक्ट जो प्राइसिंग वगैरह रखा है, उस प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफी डिसीजन जो लिया है प्राइसिंग का, वो काफी कंसिडर करके लिया है एंड बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग रखा है इन्वेस्टर्स के लिए। बिकॉज अभी गवर्नमेंट की थिंकिंग में काफी चेंज है कि पोस्ट लिस्टिंग शेयर के प्राइस में स्टेबिलिटी होनी चाहिए एंड प्राइस में ग्रोथ होनी चाहिए, सो दैट कंपनी की प्रोफाइल ठीक से रिफ्लेक्ट होती है। एंड उसके बाद में अगर गवर्नमेंट को फर्दर डिसइन्वेस्ट करना है या कंपनी को अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फंड्स रेज करना है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो फीडबैक मिलती है उसके हिसाब से आप अच्छे फंड्स रेज कर सकते हैं फ्यूचर में। ओके सर, एक और सवाल, आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर जो करेंगे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि कितने रुपए प्रति शेयर ये अमाउंट होगा? क्योंकि मोस्टली PSUs में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं या IPO लेते हैं तो डिविडेंड एक बहुत बड़ा रीजन होता है, क्योंकि लोग इससे बहुत ज्यादा उनको एक लगता है कि पूरे जिंदगी भर की कमाई का एक जरिया है डिविडेंड भी। तो ये आप हमें बता सकते हैं? अगर FY20 की बात करेंगे तो FY20 में हम लोगों ने करीब 11 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पेमेंट किया है। अभी का अगर जो प्राइस बैंड है 135 से 145 रुपए, अगर मैं अपर प्राइस बैंड पकड़ता हूँ 145 रुपए, तो उसके ऊपर में डिविडेंड यील्ड 7.42% आती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी हैंडसम डिविडेंड यील्ड है। एंड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लास्ट 15 साल से, मोर देन 15 ईयर्स से कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करता आया है। तो कोई भी साल ऐसा नहीं रहा है जहाँ पे हमने डिविडेंड पे नहीं किया है। इनफैक्ट बीच में बोनस शेयर्स भी हमने 16 में बोनस शेयर्स भी दिए हैं। तो फाइनेंशियली एज फार एज इन्वेस्टर्स आर कंसर्न, इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी अच्छा पेमेंट रहा है अभी तक गवर्नमेंट के लिए, और फ्यूचर में वो इन्वेस्टर्स के लिए भी वैसे ही ट्रांसलेट होगा। नारायण सर, आपसे एक और सवाल ये कि इस फील्ड में अगर हम लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो फिलहाल एक कंपनी है
जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, कोचिन शिपयार्ड है, क्या आपको लगता है कि पोस्टिंग होने एक बार लिस्टिंग होने के बाद आपका ये जो कंपनीज है वो एक कॉम्पिटिटर बन सकती हैं, क्योंकि ये कंपनीज भी डिफेंस सेक्टर से ही रिलेटेड है? जहां तक जानते हैं कि GRSE एंड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इनकी जो प्रोजेक्ट्स रही हैं, कोचिन शिपयार्ड की पहले बात मैं बात करना चाहूंगा कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड भारतीय नौसेना के लिए और डिफेंस के लिए सिर्फ पहली एक जहाज बना रहा है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर है। और जहां तक MDL का सवाल है, हमारी जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो कन्वेंशनल सबमरीन है, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, और जो छोटी जहाजें हैं उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। और GRSE जो है, फिलहाल हम 7 जहाजें बना रहे हैं स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत। इसमें से 4 हम खुद बना रहे हैं, और उसी क्लास की 4 जहाज अंडर हैंड होल्डिंग अरेंजमेंट्स इज बीइंग बिल्ट बाय GRSE, जिसमें हम लोग कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग कर रहे हैं उनकी तरफ। तो वो एक अच्छा इशारा है कि हम जितने भी डिफेंस PSUs हैं, हम उनकी भी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, और अपनी जो हमारी क्षमता तो है ही बनाने की, बट हम उनको भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। और जितनी भी चीजें, मतलब हम इतने सालों से स्थापित हैं, हमारे पास इतनी सारी एक्सपर्टाइज हैं हर एक फील्ड में, हम वो भी पास कर रहे हैं। तो ये हमारे कॉम्पिटिटर्स, आप जरूर कह सकते हैं कि वो हैं, प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन हम जिस फील्ड में हमारी जो महारत हासिल है वो है कन्वेंशनल सबमरीन और डिस्ट्रॉयर्स, वो किसी ने आज तक बनाया ही नहीं। जी बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कंपनी है उसमें लोग जो IPO आने वाला है उसको लेकर वैसे भी मार्केट में बहुत एक्साइटमेंट है, काफी समय से इस IPO का इंतजार हो रहा था। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस IPO का अच्छा रिस्पांस भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए और इस प्लेटफॉर्म पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।